नमस्कार, आईना इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आईना इंडिया ग्रुप का न्यूज़ एडिशन। आज हरियाणा भवन में फ्यूचर इनोवेशन स्टूडियो के तत्वाधान में एक गोल मेज़ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों और एमएसएमई प्रतिनिधियों, कानूनी जानकारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सलाहकारों को भारत की एफटीए तत्परता पर गहन चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। इसका विषय वस्तु है इज़ इंडिया रेडी फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी क्या भारत मुक्त व्यापार समझौता के लिए तैयार है। अब इस विषय वस्तु पे सभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। इस सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर, जो फ्यूचर इनोवेशन स्टूडियो के चेयरमैन हैं, आप शिक्षाविद हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो आइए आज इनसे जानते हैं कि एफटीए क्या है, आखिर इस सम्मेलन का मकसद क्या है। सर, आईना इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो प्रोग्राम आपने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया फ्यूचर इनोवेशन स्टूडियो की तरफ से, क्या भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तैयार है? ये एक सब्जेक्ट आपका बहुत अहम सब्जेक्ट है। क्या ऐसे माहौल में जो अभी के वातावरण है, भारत का जो स्थिति है, तो बिजनेस क्या शांति के बिना संभव है? बिजनेस तो देखिए चलेगा ही, और शांति हो या नहीं, तो जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब चाहे मिडिल ईस्ट में कितनी ही वॉर हो, वर्ल्ड को तो एनर्जी चाहिए ही। वो कोई ना कोई अलग तरीके देखेगा, कुछ और इनोवेट करेगा, कुछ नया लाएगा। तो खाना ही पड़ेगा, कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी ही। हम कितना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चलेंगे, कितना हम अपने आप को बचाएंगे, यही देखना है। वरना रिक्वायरमेंट्स तो होंगी ही, और किस तरह से हम लिमिटेड कॉस्ट में, लिमिटेड उसमें रिसोर्सेज में कैसे इस्तेमाल कर पाएँ। जैसे प्रधानमंत्री जी आज कह ही रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, सोना मत कम खरीदें, फॉरेन ट्रैवल कम कर दें, फर्टिलाइज़र्स का और कुकिंग ऑयल का, जिसका इंपोर्ट हिंदुस्तान ज़्यादा करता है, उसको कम करें। तो इस तरह के हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस करने पड़ेंगे। मुझे प्रश्न है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए क्या भारत तैयार है? 800 बिलियन यूएस डॉलर के करीब का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि टारगेट है 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। अब 8 बिलियन से 2 ट्रिलियन करने में क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग तैयार है? क्या हम उसे, जो आज की तारीख में सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स आए हैं दूसरे देशों के, उसके लिए तैयार हैं? क्या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं? क्या हम उसको केटर कर पाएंगे? क्या हमारा एमएसएमई तैयार है? उसके लिए किस प्रकार हमें तैयारी करने की ज़रूरत है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये आज की मीटिंग करी थी। क्या भारत हमारा कृषि प्रधान देश है? ये एक सवाल सबसे बड़ा है। जिस तरह के आज भारत में व्यापार के अंदर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स को तवज्जो दी जा रही है, उस पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। एआई हमने लॉन्च कर दिया है, हम एआई की तरफ जा रहे हैं। वैसे में एग्रीकल्चर हमारा, उसका महत्व, ये दोनों के बीच में क्या आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? अपना महत्व है, खाना कोई छोड़ेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान अन्नदाता है, और हर एक रिफॉर्म, हर एक चीज़ें एग्रीकल्चर के सेक्टर में चली रही है। तो एग्रीकल्चर अपने स्थिति में ग्रो करे, उसमें एक्सपोर्ट्स हों, उसमें बेटर यील्ड हो। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डबल इनकम करें, है ना। तो हर एक चीज़ के काम चल रहे हैं। और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र, जो हम 60 साल पहले सेमीकंडक्टर में घुसना चाहिए था, हम नहीं घुसे, उसमें अब तो घुसे। जो हम लोग चाइना के या अमेरिका के पीछे रह गए, हर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग में, उसे अब तो करें। इसलिए हमें लग रहा है कि जैसे आज की तारीख में हम टेक्नोलॉजी पे या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम 60 साल से कर ही नहीं रहे थे, इसलिए हमें ज़्यादा करना है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमने एग्रीकल्चर को कम कर दिया या छोड़ दिया। जिस तरह के रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहे हैं, जिस तरह की सब्सिडीज़ और काम फार्मर्स के लिए किए जा रहे हैं,
वो भी डबल इनकम करने के लिए और हर तरीके से उनको सुविधा देने के लिए है। तो हर एक चीज़ की प्रायोरिटी है। जिस एरिया को हिंदुस्तान 60 साल पहले पीछे रह गया सेमीकंडक्टर में और संसार आगे बढ़ गया, उसको हम कैसे कर पाए, उसके लिए ज़रूरत है। ऋषि जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसान पे हम डिपेंड करते हैं, किसान हमारा अन्नदाता है, बावजूद उसको अधिकार नहीं है अपना रेट तय करने का। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार की चीज़ें हैं, है ना। कहीं ना कहीं सभी लोगों का ये मानना है कि फार्मर्स के लिए जो है कुछ और रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है, कुछ और काम होने की ज़रूरत है, उनके लिए स्पेशल मंडीज़ बनाने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि सरकार जितना कि देश संवेदनशील है सभी के प्रति, वो इनके ऊपर ज़रूर काम करेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो। मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 का विज़न है, और आज का माहौल, आज का वातावरण, जहाँ हिंदू मुस्लिम 10 तरह के और बहुत, हमारा देश बिल्कुल अशांत है, हर लोग परेशान है, हाथ में युवाओं के रोज़गार नहीं है, रोज़ पुलिस की डंडे खा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में हम अपने व्यापार को या विकसित भारत को किस तरह से देखेंगे? आप किस तरह से देखते हैं? मतलब इसका नज़रिया है देखने का। अगर मैं जापान से अमेरिका की तरफ घूमने लगूं, ठीक है, तो हमारे देश के पास में बांग्लादेश है जहाँ तख्ता पलट गया, वहाँ एक सरकार और आई, अब इलेक्शन हुए। हमारे देश के पास एक नेपाल है जहाँ तख्ता पलट गया और वहाँ अराजकता हुई। हमारे देश के पास मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, जहाँ सभी जगह आतंक फैला पड़ा है और कोहराम मचा पड़ा। हमारा इतना बड़ा देश, 1.4 बिलियन लोगों का देश, और यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हमें पेट्रोल भी टाइम पे मिला, हमें सारे गरीबों को मुफ्त में खाना मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, हमारे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। हम क्या देखना चाहते हैं, हम वही देखते हैं। हम ये देखें कि एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान, एक श्रीलंका, एक बांग्लादेश, एक म्यांमार, एक नेपाल, ये हमारे सारे तरह के देश अपने आप में इकॉनमी हम पे चला रहे हैं, है ना। हम उनकी इकॉनमी चला रहे हैं, और हमारे देश में ना तो कहीं तख्ता पलटता है, ना हमारे यहाँ कोई अराजकता होती। हमारे यहाँ सबको खाना मुफ्त में मिलता है, हमारे यहाँ मेडिकल फ्री मिलता है, और हमारे यहाँ पर 92% वोटिंग होती है वेस्ट बंगाल में, और 90% के करीब वोटिंग होती है तमिलनाडु में। तो हम एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है। छोटी मोटी चीज़ें तो सारे संसार में चलती हैं। हमें पेट्रोल मिल रहा है रोज़, ना हमारे यहाँ कोई राशनिंग हुई। हमें खाना मिल रहा है रोज़, हमें कोई राशनिंग नहीं हुई। हमें बिजली आती है, हमारे को स्कूल में एजुकेशन है, हमारी हेल्थ केयर फ्री है। इससे ज़्यादा और क्या चाह रहे हैं, वो भी इस तरह के सिनेरियो में, ठीक है। तो हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या सोचना चाहते हैं, हमारी वहीं से सोच आ जाती है। मुझे तो कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती जो कि पाकिस्तान में हो रही हो, अफगानिस्तान में हो रही हो, श्रीलंका में हो रही हो, बांग्लादेश में हो रही हो, म्यांमार में हो रही हो, नेपाल में हो रही हो, जो कि हमारे देश में हो रही हो। हमारे देश में उससे अधिक शांति है, जबकि हम उनसे कहीं गुना बड़े देश हैं और कहीं ज़्यादा आबादी है, कई जगह डाइवर्सिटी है। आपने हिंदू मुसलमान कहा, देखिए जब दो लोग होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ नोकझोंक होगी, मगर जिस तरह की शांति, जिस प्रकार का माहौल, ना कोई हड़ताल, ना कोई दंगा, ना कोई कुछ, हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे को तो ये दिख रहा है कि नेपाल जैसा छोटा देश, बांग्लादेश जैसा छोटा देश, पाकिस्तान जैसा देश, अफगानिस्तान जैसा देश, श्रीलंका जैसा देश, जहाँ अराजकता और भुखमरी मची पड़ी है, वो दूसरे के देश के रहम पे चल रहे हैं। हमारा इतना बड़ा देश ना खाने का मोहताज, ना पेट्रोल का मोहताज, ना हेल्थ केयर का मोहताज, और एजुकेशन सब कुछ तो चल रहा है। बावजूद सर इसके तेल पेट्रोल का काफ़ी दाम बढ़ता जा रहा है, गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, देश को चलाना है ना, देश को चलाना है तो कितनी सब्सिडी देंगे। आप कंपेयर करें कि 50% पेट्रोल का रेट बढ़ गया अमेरिका में, और हर जगह पे रेट बढ़ रहा है, हमने तो बहुत कम बढ़ाया है। वहाँ के हिसाब से तो यहाँ तो दुगना है, तिगना है वहाँ से। आपके पास गलत है। आप डॉलर को कंपेयर करें डॉलर के साथ, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। फिर हमारे इंडिया एक ज़माने में, एक वक्त में, एक समय ऐसा था कि इंडिया का रुपया डॉलर से कहीं हाई था, बहुत ऊंचा था। ये आप के पास में इतिहास भी है, इतिहास ठीक है। और फिर उसके बाद बिल्कुल इतना डाउन हो गया कि आज
डॉलर 96 पे चला गया और रुपया की वैल्यू हमारी इतनी बिल्कुल ज़मीन पे धरातल पे आ गई। नहीं, धरातल पे नहीं आ गई, है ना, क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ेगा वर्ल्ड की इकोनॉमी में। आज वो जो मैसेज हो रहा था कि हिंदुस्तान की अधिकतर जनता वर्ल्ड इकोनॉमी को समझती ही नहीं, है ना तो ग्लोबल सिनेरियोज को समझती, ना इकोनॉमी को। और एक कार्यक्रम किया गया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में ये हुआ, अरे संसार में क्या हुआ। आज 96 रुपये पे हिंदुस्तान का रुपया है ना, डॉलर के अगेंस्ट। पाकिस्तान का 400 पे है ना। तो अगर हम बाकी ज़रा देखें तो कितनी बाकी करेंसीज नीचे गई, हम कहाँ तक आए और हमने कहाँ तक जोड़ रखा है। आज भी हम कंट्रोल में है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आयन इंडिया से बात करने के लिए, इतना वक्त दिया। हम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। जी, तो अभी आपने सुना जनाब विपिन त्रिपाठी